प्यारे बच्चों, मैं सुनील गुप्ता GRV इंटर कॉलेज राठ से आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में भोजन के विभिन्न अवयवों को ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के दौरान हम कुछ खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, कुछ मीठे पदार्थों का सेवन करते हैं। तो उनमें जो खट्टे पदार्थ होते हैं, तो खट्टे पदार्थों में विभिन्न प्रकार के अम्लों का उपयोग होता है, अम्ल उसमें उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों, आज हमें इन्हीं खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्लों के बारे में पढ़ना है और कभी कुछ कसैले स्वाद वाले पदार्थ भी मिलते हैं हमको, तो उनका भी अध्ययन करना है बच्चों। आज हम अपने अध्याय को प्रारंभ करेंगे इन्हीं से। तो हमारा टॉपिक बना अम्ल, क्षार व लवण। तो प्रारंभ में पढ़ेंगे हम अम्ल, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। और अगर हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो दूसरी साइड में लिखेंगे क्षार, जिसको हम कहते हैं एल्कलाइन या बेस भी इन्हीं को कहा जाता है। तो बच्चों, अम्ल की पहली प्रॉपर्टी होती है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। अब सभी अम्लों को तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन जिन अम्लों को हम खाते हैं वो स्वाद में खट्टे ही हमको मिलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अम्ल जल में H प्लस को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। इसी को प्रोटॉन भी कहा जाता है, देते हैं। इसको हम एक इक्वेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। HCl, जब इसको हम वाटर में मिलाएंगे तो ये H+ देगा और H2O के साथ रहेगा वो H+, साथ में बचा हुआ भाग नेगेटिव रखकर Cl नेगेटिव बना देगा और ये H+ इस H2O के साथ मिलकर H3O+ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। और अगर हम क्षार के बारे में बात करें तो क्षार ये स्वाद में कसैले होते हैं। स्वाद में कसैले होते हैं और यदि इनको हम जल में घोल कर देखें तो क्षार जल में घुलकर OH-, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, देते हैं। इसको भी एक रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं। NaOH एक क्षार होगा जिसको जल में घोलने के लिए, अब देखिए पहले हमने यहाँ H2O लिया, इस H2O को हम केवल AQ भी लिख सकते हैं। एक नया तरीका है, आप लोगों को सीख लेना है इसको। तो बच्चों, यहाँ
OH संख्या में 1 है तो हमको, और ये बाद में लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे बाद में ही और OH में माइनस लगा देंगे और इसे बाद में सफिक्स में AQ लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये OH नेगेटिव AQ जल में घोले जाने पर इस NaOH ने प्रदान किया। अब क्या बचता है यहाँ पर, तो बचा Na, हमने लिखा Na और इस पर यह पहले OH पर माइनस था तो Na पर अब आ जाएगा यहाँ पर प्लस, तो इसको लिखा जाएगा Na प्लस AQ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्षार ने क्या दिया हमको, OH नेगेटिव, इसके पहले अम्ल ने क्या दिया था, H प्लस, तो इन दोनों में ये फर्क है। अब यदि H प्लस ये मिलेगा अम्ल से, OH नेगेटिव ये क्षार से, यदि विलयन में ये मौजूद हो तो ये आपस में मिलकर बना लेंगे जल H2 और ये होगा उदासीन। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों जिसको आपको ध्यान रखनी है। यदि किसी विलयन में H प्लस है तो उसको हम कहेंगे अम्लीय विलयन, और यदि किसी विलयन में OH नेगेटिव मौजूद है तो उसको हम कहेंगे क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। और यदि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उसको हम कहेंगे उदासीन, और वो किस वजह से होगा, क्योंकि वहां पर H प्लस और OH नेगेटिव बराबर हैं जिन्होंने आपस में मिलकर H2O बना लिया। यहाँ अम्लीय के लिए लिख देता हूं मैं अम्लीय। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अभी आपने अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ी और उसमें जो प्रारंभिक गुण होते हैं स्वाद के आधार पर उनको आपने जाना। लेकिन बच्चों हम अम्लों और क्षारों को हमेशा स्वाद लेकर नहीं पहचानेंगे क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं और हम इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षणों को करेंगे। तो इनको पहचान करने के लिए कुछ तरीके हैं जिनको हम यहाँ देखते हैं। अम्ल व क्षार की पहचान। तो बच्चों जो पदार्थ अपने रंग में परिवर्तन करके अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक तो अंग्रेजी में कहा जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में पहला हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर ये दो रंगों में रहेंगे, एक तो नीले रंग का रहेगा और दूसरा होगा लाल रंग का। नीले रंग के लिटमस पेपर को जब हम अम्ल में डुबोएंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? लाल रंग का हो जाएगा। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जिस भी पदार्थ में हमने नीला लिटमस पेपर मिलाया है वो अम्ल है। इसी तरह से लाल रंग के लिटमस पेपर को जब हम क्षार में मिलाएंगे
तो वो नीले रंग का हो जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमने जिस पदार्थ में लाल रंग का लिटमस पेपर मिलाया हुआ है वह पदार्थ क्षार है। दूसरा देखिए बच्चों, लाल पत्ता गोभी। ये भी नेचुरल इंडिकेटर होगा। जब ये अम्लीय माध्यम में होगा, अम्लीय माध्यम में यानी अम्ल में जब हम इसको रखेंगे तो ये बैंगनी रंग का हो जाएगा, बैंगनी रंग का। और यदि हम इसी लाल पत्ता गोभी को हल्के क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो ये हरे रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा? हरे रंग का। तो बच्चों अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों आपने अभी देखा कि जो प्राकृतिक सूचक हैं उसमें सिर्फ एक है आपका लिटमस पेपर और दूसरा है लाल पत्ता गोभी। इसके अतिरिक्त हल्दी भी है, हमारे घरों में रहता है। जैसे कभी किसी कपड़े में लग गया हल्दी, तो आप देखते हैं उस कपड़े को जब हम साबुन से धोएंगे तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा और वो लाल कलर का, कत्थई कलर का हो जाएगा। और जब उसको और अच्छी तरह से धोएंगे हम साबुन से या उसमें कोई अम्लीय माध्यम मिला देंगे तो फिर से वो उसी तरह का पीले रंग का हो जाएगा। तो वो भी एक प्राकृतिक सूचक की तरह ही काम करेगा, जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में अपना अलग अलग रंग प्रदान करेगा। और इसको आप लोगों ने अपने घरों में देखा भी होगा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों। सबसे प्रमुख टेस्ट है, लेबोरेटरी में इसी टेस्ट को करेंगे हम। अगर हमें अम्ल की पहचान करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उस विलयन में नीला लिटमस पेपर की स्ट्रिप होती है पतली सी, उसको डुबोएंगे तो वो लाल कलर की हो जाएगी। तो हम कंफर्म कर लेंगे कि जिसमें हमने डुबोया हुआ है वह अम्ल है। और यदि किसी क्षार की पहचान करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लाल लिटमस पेपर की स्ट्रिप को उसमें डुबो देंगे और डुबोने के बाद हम देखेंगे यदि उसमें परिवर्तन नीले रंग का हमें रंग प्राप्त हुआ है तो जो विलेन हमने लिया था वो क्षारीय प्रकृति का है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है, यदि रंग में परिवर्तन ना हो तो समझ लीजिएगा, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि उस विलयन में H+ और OH नेगेटिव नहीं है बल्कि H2O है, या उन्होंने आपस में क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर लिया है। तो इस वजह से कोई कलर नहीं मिला और हम कहेंगे वो उदासीन विलयन है। ठीक है, तो ये लिटमस का नेचुरल इंडिकेटर का उपयोग आपने पढ़ा। इसको लेबोरेटरी में भी हम करते हैं। इसके अलावा दूसरा लाल पत्ता गोभी वाला भी आपने देखा, ये अम्लीय माध्यम में बैंगनी रंग देता है और हल्के क्षारीय माध्यम में हरा रंग देता है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। हाँ तो बच्चों, अभी आपने अम्लों और क्षारों की पहचान करने के लिए प्राकृतिक सूचकों का उपयोग कैसे किया जाता है उसको पढ़ा। अब इसके बाद हम कृत्रिम सूचकों का उपयोग करके भी अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं और ये काफ़ी प्रभावी होते हैं। तो पढ़ते हैं इसके आगे। कृत्रिम, कृत्रिम को ही कहा जाता है संश्लेषित, संश्लेषित सूचकों द्वारा अम्ल व क्षार की पहचान, क्षार की पहचान। तो इसमें दो महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। पहला है फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन, इसको हम HPH लिखते हैं, HPH। और दूसरा है मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज।
इसको हम MeOH लिखते हैं। ठीक, तो HPH है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो H है वह प्लस के रूप में रहेगा, अर्थात ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो अगर इसको हम आयनित कराएंगे तो ये हमको देगा HPH देगा H प्लस और PH नेगेटिव। HPH फिनोल्फ्थलीन है और ये रंगहीन रहता है, रंगहीन। इसमें H प्लस भी रंगहीन होगा और जो pH नेगेटिव है वह गुलाबी रंग के होंगे, गुलाबी रंग। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि किस माध्यम में ये कैसे परिवर्तित होगा। अगर ये आयनित नहीं हुआ तो HPH के रूप में रहेगा, तो इसमें हमें कोई रंग नहीं मिलेगा। तो ये आगे की तरफ कब जाएगा, जबकि हम यहाँ क्षार की उपस्थिति रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्षार की पहचान करनी है तो हम फिनोल्फ्थलीन सूचक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वह क्षार की उपस्थिति में H प्लस और pH नेगेटिव में आयनित हो जाएगा और हमको गुलाबी रंग प्राप्त होगा। जबकि अम्ल की उपस्थिति में अम्ल चूंकि स्वयं H प्लस देगा, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ नहीं जाएगी और HPH ही बना रहेगा, रंगहीन रूप में रहेगा। तो इस स्थिति में हमें कोई रंग प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ध्यान ये रखना है बच्चों, ये जो फिनोल्फ्थलीन सूचक है इसको हम क्षारीय माध्यम में ही प्रयोग करेंगे। क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देगा, गुलाबी रंग। ठीक, अगर अम्ल का पता लगाना है और हमने इसको मिलाया तो कोई रंग ही नहीं मिलेगा हमको, तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि जो पदार्थ दिया गया है वह अम्ल है। तो इसके लिए क्षार का पता लगाने के लिए हम फिनोल्फ्थलीन सूचक का उपयोग करते हैं। समझ में आया इतना? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सूचक है मेथिल ऑरेंज, ये इसको लिखते हैं MeOH। MeOH से आपको पता लग पा रहा होगा ये क्षारीय होता है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये होता है दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय होने का आशय ये हुआ कि ये पूर्णतः आयनित नहीं होगा, और ये जब आयनित होगा तो हमको देगा OH नेगेटिव रखेगा, तो बचे हुए भाग पर Me पर प्लस आ जाएगा। ठीक, तो MeOH होता है पीले रंग का, पीला, और Me प्लस होता है गुलाबी या लाल। लाल याद रखेंगे बच्चों, इसको हम लाल या गुलाबी रंग का होता है। तो अब देखिए, जब ये दुर्बल क्षारीय है तो क्षार में अगर इसको हम मिला देंगे तो पीला रंग है इसका, पीला ही बना रहेगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम अम्ल में मिलाएंगे तो ऊपर की तरफ लिखते हैं हम अम्ल। अम्ल में ये आयनित होकर देगा Me प्लस और OH नेगेटिव। तो Me प्लस लाल रंग के होते हैं, विलयन लाल रंग का हो जाएगा, और हमको मालूम चलेगा कि जिस पदार्थ में हमने मिलाया है वह अम्ल है। क्षारीय माध्यम में नीचे लिखा हमने क्षार, क्षारीय माध्यम में ये पीले रंग का ही रहेगा, अम्लीय माध्यम में पीले रंग का गुलाबी या लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा। और इस तो बच्चों, हम अम्ल का पता लगाने के लिए MeOH का उपयोग करेंगे, क्योंकि MeOH अम्ल की उपस्थिति में आयनित होगा Me प्लस जो कि लाल या गुलाबी रंग के होते हैं, और OH नेगेटिव में, और OH नेगेटिव का कोई कलर नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रंगहीन। तो ये अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा, लाल रंग। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है आपको?
अब अगर इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि फिनोल्फ्थलीन दुर्बल अम्लीय है, तो इस दुर्बल अम्लीय प्रकृति के फिनोल्फ्थलीन का उपयोग हम क्षार का पता लगाने में करेंगे, और जो मेथिल ऑरेंज है जिसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है, इसका उपयोग हम अम्ल का पता लगाने में करेंगे। तो ये दोनों सूचक हैं जो कि संश्लेषित सूचक हैं, हमारे द्वारा बनाए गए सूचक हैं, जिनका उपयोग हम अम्ल और क्षार का पता लगाने में कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बारे में जाना, हम कैसे इनकी पहचान करते हैं, इनके बारे में जाना। अब कुछ ऐसी बातों को जानते हैं अम्ल और क्षार की प्रबलता से संबंधित। क्या होते हैं प्रबल अम्ल, क्या होते हैं प्रबल क्षार, तो आगे देखते हैं बच्चों। अम्ल व क्षार की प्रबलता, अम्ल व क्षार की प्रबलता। देखिए, अम्ल आपने पढ़ा जल में घोलने पर H+ देते हैं। तो जो अम्ल तेजी से H+ देते हैं, अर्थात जिनका आयनन अधिक होता है, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, H2SO4 ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला अम्ल है, प्रबल अम्ल होता है। HCl HNO3 R, ये ऐसे अम्ल हैं जो कि पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अधिक संख्या में H+ देते हैं, और इसलिए इनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये सभी लवणों से मिलने वाले अम्ल हैं, तो इनको हम लवणों से प्राप्त अर्थात खनिज अम्ल कहते हैं। ये प्रबल होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो इसका भी एक रिएक्शन बनाकर हम समझेंगे किस प्रकार से ये काम करते हैं। अब इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, दोनों ही निकल जाएंगे। 2H+ और साथ में क्या बचा यहाँ SO4। इस पर कितना होगा आवेश, तो देखिए टोटल प्लस का 1 और 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको माइनस का 2। ये जो उत्क्रमणीय चिन्ह हम लगाते हैं, वो उत्क्रमणीय चिन्ह प्रायः सामान्यतः सभी अम्लों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जो प्रबल अम्ल होते हैं इनको हम केवल उत्क्रमणीय चिन्ह लगाकर भी लिख सकते हैं। 2H+ धन SO4 -2। यहाँ हम अभिक्रिया के बीच में लगने वाले चिन्हों के माध्यम से भी ये अंतर महसूस कर सकते हैं कि प्रबल अम्ल को हम ये सीधा इक्वल्स या इरिवर्सिबल साइन अनुत्क्रमणीय चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि यदि दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल को ये अनुत्क्रमणीय चिन्ह लगाकर कभी नहीं लिखेंगे। एक दुर्बल अम्ल को देख लेते हैं हम। दुर्बल अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इसका नाम एसिटिक अम्ल। जब इसको हम घोलेंगे
COOH है इसमें, तो आप देख पा रहे हैं ये कार्बनिक अम्ल होगा। इसमें बाद में लिखा हुआ H+ के रूप में पृथक होता है, तो ये H+ बाद में लिखा था, तो हमने भी इसको बाद में ही लिखेंगे। बाकी बचा हुआ भाग क्या है, CH3COO नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल है, लिख देता हूं मैं, दुर्बल अम्ल। तो ये अनुत्क्रमणीय चिन्ह लगाकर लिखना वो गलत माना जाएगा, अतः हम इसे उत्क्रमणीय चिन्ह लगाकर ही लिखेंगे, क्योंकि ये पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्षार के लिए भी हम कह सकते हैं पूर्णतः आयनित होने वाले क्षार प्रबल क्षार होते हैं। अब इसमें देखेंगे हम उदाहरण 2 ही हैं हमारे प्रबल क्षार, NaOH, KOH। तो यदि हम NaOH को आयनित कराएंगे तो ये जल में घोलने पर, यानी प्लस में AQ लिखा हमने, उत्क्रमणीय चिन्ह लगाकर लिखा Na+AQ धन OH नेगेटिव AQ। इसको हम अनुत्क्रमणीय के रूप में भी लिख सकते हैं समीकरण को। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रबल क्षार है, Na+ धन OH नेगेटिव। जबकि दुर्बल के लिए अगर हम बात करें, दुर्बल क्षार के लिए, तो वो एक उदाहरण के रूप में हम लिख रहे हैं यहाँ पर NH4OH। ये आयनित होकर देगा जल में घोले जाने पर NH4+ धन OH नेगेटिव। और देखिए इसमें हम अनुत्क्रमणीय चिन्ह नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उत्क्रमणीय चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुर्बल है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने आज इस वीडियो लेक्चर में अम्ल क्षार की प्रारंभिक परिभाषा के बारे में जाना, कैसे हम उनकी पहचान करते हैं उसके बारे में जाना, और इनकी प्रबलता, कौन प्रबल होगा अम्ल और कौन प्रबल होगा क्षार, कौन दुर्बल होगा अम्ल और कौन दुर्बल होगा क्षार, इसके बारे में समझा। तो आज आप इसका अध्ययन करेंगे और जो भी कठिनाइयाँ हों इसके बारे में मुझे अवगत कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।